आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने वेव ऑप्टिक्स के और शुरू करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से। और ये 10.1 वेव ऑप्टिक्स का ये पहला एक बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है। लैम्डा दिया है हमको एक वेव का, इट्स ए मोनोक्रोमेटिक वेव, उसकी वेवलेंथ कितनी है। इट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू दी वाटर सरफेस। वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये अगर ऐसे आएगी then some part of it will be reflected and some part of it will be refracted. This is reflected and this is refracted. Okay. अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड दोनों की हमको अलग अलग बतानी है। तो पहले हम लेते हैं रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड क्या, वेवलेंथ, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, ये तीनों आप बताएंगे। तो पहले बताइए रिफ्लेक्टेड में क्या होगा। इसको किस तरह से बनाएंगे। रिफ्लेक्टेड में वेलोसिटी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी या सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? बिकॉज द मीडियम इज सेम। तो वेलोसिटी में क्या इफेक्ट लिखेंगे? नो चेंज। अच्छा, न्यू ऑलवेज रिमेन सेम बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। और एक सोर्स ने एक बार लाइट निकाल दी तो वो किसी भी मीडियम में जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। सो दिस इज ऑल्सो सेम। उसके बाद वेवलेंथ, अगर v और फ्रीक्वेंसी सेम है तो लैम्डा क्या होता है? v अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये दोनों सेम है इसलिए लैम्डा भी कैसा रहेगा? सेम। ये है रिफ्लेक्टेड। दिस इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। अब हम लेते हैं इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड मीन्स दिस, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। मीडियम 2 इज व्हाट? वाटर। और इसका म्यू कितना दिया हमको? 1.33। ओके, फिर से तीनों को स्टडी करते हैं। बताइए आप क्या जानते हैं, अगर मीडियम चेंज होगा तो क्या चीज चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है। सो वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। ये वेलोसिटी कितनी होती है? ये हमको मालूम है, म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी बताइए यहाँ क्या लिखूं? एयर की वाटर? Right, this will be air and this will be water. जिसका म्यू लेना है उसमें वेलोसिटी नीचे आएगी डिनोमिनेटर में। ओके, ये आ गया। तो वेलोसिटी इन वाटर कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इन वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर। म्यू ऑफ वाटर कितना होता है? 1.33। 1.33 is 4 upon 3. So this we can write 4 and this we can write 3. Right? 4 upon 3. ये आ गया म्यू फॉर वाटर, 4 upon 3. तो 3 upon 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.75. So this is equal to 0.75 of velocity in air. Velocity in water is 0.75 velocity in air. तो यहाँ पर क्या चीज? हाँ, अगर आप velocity in air 3 पॉइंट लेते हैं, 3 × 10⁸ तो वो आ जाएगा। ओके, सो रिफ्रैक्टेड वेव की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज होके कितनी रह जाएगी? 0.75 वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट की जो वेलोसिटी है उससे 0.75 हो जाएगी। ये वेलोसिटी के बारे में। अब बताइए फ्रीक्वेंसी के बारे में। व्हाट विल बी द चेंज इन फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। मीडियम चेंज होने का फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किससे बनती है? सोर्स से, और एक बार जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो सेम रहेगी। सो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। अब लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो सेम है पर वेलोसिटी कम हो गई है, तो लैम्डा का क्या होगा? लैम्डा भी कम हो गया। कितना हो जाएगा? 0.75। सो दिस विल बी 0.75 लैम्डा। ये बात समझ में आई? क्योंकि लैम्डा क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी 0.75 हो चुकी है, इसलिए लैम्डा भी इसका 0.75 हो जाएगा। ठीक है? सो दिस इज आवर आंसर ऑफ 10.1। ये दोनों चीजों के बारे में हो गया। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, slits are separated by 0.28 millimeter. Screen is placed 1.4 meter away. Distance between central bright fringe is 1.2. Find wavelength of the light used. ये किस चैप्टर का है? Yes, wave optics, Young's experiment. उसी में ये होता है। तो आप वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड, यंग्स एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड फॉर्मूला को थोड़ा रिफ्रेश करेंगे और क्वांटिटीज को पहचानने की कोशिश करेंगे। ये कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? द स्लिट्स आर इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, ये क्वांटिटी हम लोग क्या मानते हैं? स्मॉल डी। दिस इज इक्वल टू 0.28 into 10 to the power -3 मीटर। ऐसा ही सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट क्वांटिटी दिस, ये क्या चीज है? 1.4 m. The distance between central fringe and fourth bright is 1.2. ये क्या चीज थी आपके एक्सपेरिमेंट में? ये कुछ याद आता है? ये, हाँ, यहाँ से इतना ऊपर ये ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर बनती है। इस डिस्टेंस को हमने कुछ माना था। कोई h मानता है, कोई y मानता है, कोई जो भी x मानता है। सो लेट्स टेक इट, हमने इसको y दिया था। y इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। 10 टू द पावर कितना लेना? -2 सेंटीमीटर इज मीटर में कन्वर्शन किया, 10 टू द पावर -2 मीटर। नाउ फाइंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, यानी लैम्डा हमको निकालना है। सबसे फर्स्ट स्टेप, क्या ऐसा सिंगल फॉर्मूला हमको याद है जिसमें d, d, y और लैम्डा आता? n, ओके, ये हम भूल गए। 4, ये हमको क्या दिया गया? n is equal to 4. That is number of bright fringe is 4. अब वो फॉर्मूला लगाइए। क्या बता रहे हैं आप? y is equal to n lambda small d by, right, कैपिटल D by D, छोटा d नीचे रहेगा। ओके, ये आ गया। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए और वैल्यूज रखिए। वैल्यूज रखने में आसानी ये है कि पहले ही हमने वैल्यूज को सबको SI में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप पहले लिख लिया करें तो बाद में भूलेंगे नहीं, अदरवाइज आपकी ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है? सो y 1.2 into 10 to the power -2 y हो गया। n is equal to 4 into lambda, lambda निकालना है इसलिए उसको lambda ही लिखेंगे। d is equal to 1.4 divided by small d. Small d is given 0.28 10 to the power -3। इसको आप चाहे तो जैसा मर्जी लिखिए, 28 into 10 to the power -6। ये हमने इसको लिख दिया ना,
1 2 5 और ये जो 1.4 है इसको क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 10 टू द पावर -1। अब हमने डेसिमल सारे खत्म कर दिए। ओके, अब 14 2 28 करिए और लैम्डा निकालिए। बाकी सबको इधर किया, मल्टीप्लाई कर दिया। वन वन ये खत्म हो गया। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1.2 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power 4 10 to the power ये नीचे आ जाएगा 4। सो दिस इज 0.6 इंटू 10 to the power -6। और लैम्डा वेवलेंथ हम नॉर्मली नैनोमीटर्स में बताते हैं। नैनो क्या होता है 10 टू द पावर -9, -6 क्या होता है माइक्रो और नैनो क्या होता है -9। तो इसको अगर -9 करना है तो इस डेसिमल को हमको 3 आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो दिस विल बी 600 इंटू 10 टू द पावर -9। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 600, ये मीटर है तो ये क्या बन गया नैनो। लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। सिर्फ नंबर लिख लीजिए काफी। मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इसमें से हमको फिगर लेने हैं। ओके, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट हैज वेवलेंथ लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। तो जहां पर लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है वहां कौन सा फ्रिंज बनता है ब्राइट 0 लैम्डा टू लैम्डा। तो लैम्डा जहां पर है वहां ब्राइट बना होगा और इंटेंसिटी कितनी है के। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज ओनली λ/3। अगर ये λ/2 होता तो हमारे पास क्लियर आंसर था कैसा बनेगा डार्क, पर λ/2 नहीं है, λ/3 है। अब क्या करेंगे फॉर्मूला याद करिए। आपको कोई फॉर्मूला इंटेंसिटी का मालूम है? वेरी गुड, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ए स्क्वायर। ये एक चीज हमको मालूम है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू ए स्क्वायर, राइट। अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है तो क्रेस्ट पर क्रेस्ट आता है। ओके, उस समय सुपरपोजिशन होके जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, ये वाला चीज याद करना है। कुछ याद आया? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आर किसके बराबर होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छा याद आया। यही चीज है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव आर इज गिवन बाय A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi. What is phi? Phase difference. When the path difference is lambda, then how much is the phase difference? Pi/2 or G नहीं. When the path difference is lambda, the phase difference is 0 or 0 or 2 pi. Okay. अच्छा,
थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए हम A1 और A2 दोनों को एक समान मान लेते हैं। A फॉर लैम्डा पाथ डिफरेंस देखिए, यहां से एक वेव ऐसे चली, यहां से यहां तक ये पाथ लेंथ कितनी होती है? लैम्डा। यहां से यहां तक फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। ये याद रख लीजिए, लैम्डा कितना होता है? 2 पाई। अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस 2 पाई फेज डिफरेंस के बराबर होता है तो लैम्डा बाई 3 किसके बराबर होगा? 2 पाई बाई 3। लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, राइट? 2 पाई मीन्स हाउ मेनी डिग्रीज? 360। cos 360 कितना होता है? That is cos 0, that is 1. तो ये क्या हो जाएगा? When for lambda path difference r square is equal to a square plus a square plus a square plus a square plus 2a square, क्योंकि cos 0 is equal to 1 या cos 2 pi is equal to 1, तो ये कितना हो गया? 2a square. This is equal to 4a square. ये है r square, और r square किसके प्रोपोर्शनेट होता है? I. तो I लैम्डा पाथ डिफरेंस में कितने के प्रोपोर्शनेट हुई? 4a स्क्वायर, ठीक है? और ये जो 4a स्क्वायर है, ये इंटेंसिटी कितनी है? दिया। When lambda is the path difference, then intensity is k. हमारे अनुसार लैम्डा पाथ डिफरेंस में इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनेट है? 4a स्क्वायर के, और इन्होंने क्या दिया है? k. So 4a स्क्वायर इज इक्वल टू k. ये आ गया? ये रिलेशन समझ में आया आपको? ओके, हमने a स्क्वायर और k का इक्विवेलेंस निकाल लिया, दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन 4 होता है। अच्छा, अब हम लेते हैं फॉर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3, यही हमसे पूछा गया। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है तो फाई की वैल्यू बताइए। ये रही फाई की वैल्यू, लैम्डा बाई 3 में 2 पाई अपॉन 3। अब 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू डिग्री में कौन बताएगा? 120। ओके, 120। अब cos 120 कितना होता है? माइनस हाफ। ठीक, तो फिर से निकालते हैं। इंटेंसिटी फॉर लैम्डा बाई 3 इज प्रोपोर्शनेट टू r लैम्डा बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला फिर लगाना है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a। अब बताइए cos 120 माइनस हाफ कितना हो गया? ये a स्क्वायर और साइन माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना बचा? a स्क्वायर इज इक्वल टू, k की भाषा में a स्क्वायर कितना होता है? k बाई 4। So when the path difference is lambda, intensity of the light is k unit, and when the path difference is lambda by 3, that is 120 degree, तब I कितना आ गया? k by 4. So this is our answer. Intensity is equal to k upon 4. लैम्डा बाई 2 होने से 0 हो जाता, लैम्डा होने से फुल k हो जाता, लैम्डा बाई 3 है तो उसके बीच में कुछ होगा। हमने देखा है इंटेंसिटी कैसे चेंज होती हैं, इस तरह से चेंज होती है। ये इंटेंसिटी का ग्राफ है। तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी है? k, यहाँ इंटेंसिटी कितनी है? 0, और यहाँ पर ये बदलते जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है पाथ डिफरेंस? लैम्डा।
यहाँ से λ/2, तो λ/3 इससे थोड़ा सा कम होगा, यहाँ कहीं आएगा। तो ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी हमने निकाली, कितनी आ रही है? K/4। अगर ये K है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कितनी चमक होगी? K/4। दैट इज व्हाट इट मीन्स। ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे यहाँ फुल ब्राइट है और यहाँ पे डार्क, और जहां ये आएगा this is 0, this path difference is lambda, this path difference is λ/2 and this path difference is λ/3। यहाँ पर की चमक, यहाँ पर की ब्राइटनेस कितनी आ रही है? K/4। ये K है तो इतनी थोड़ी सी चमक इसमें होगी। समझ आया ये? इस तरह से इस स्क्रीन पे ज्यादा ब्राइट, कम ब्राइट, जीरो ब्राइट और ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ये उसका ग्राफ है। एनीवे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई इंटेंसिटी की? K/4। ये हमारा क्वेश्चन है। एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज क्या होता है? यहां पर फ्रिंजेस बन रही हैं, ब्राइट फ्रिंज, देन डार्क फ्रिंज, देन ब्राइट फ्रिंज एंड देन डार्क फ्रिंज। इसमें किसी भी एक फ्रिंज को हमने लिया, इसके ये जो दोनों एंड्स हैं, इसके दोनों एंड्स को इस सेंटर पॉइंट से मिलाया। ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस इज नोन एज एंगुलर विड्थ ऑफ दिस फ्रिंज। अगर हम इसको लिखेंगे थीटा, देन व्हाट इज थीटा? थीटा इज angular width of fringe। इस एंगुलर विड्थ का क्या आप लैम्डा से रिलेशन निकाल सकते हैं? निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए याद रखिए, फॉर एंगल हाउ डू वी मेजर द एंगल? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को कैसे नापेंगे? आर्क अपॉन रेडियस। ओके, अगर इसकी ये विड्थ W है और ये D है, डिस्टेंस D, तो बताइए थीटा, W और D इनका आपस में क्या रिलेशन? थीटा इज इक्वल टू W अपॉन D। अब इस W का एक फॉर्मूला आपको याद है जिसमें लैम्डा आता है। क्या है वो? यस, n लैम्डा d/d। ओके, उसमें n को नंबर 1 कर दीजिए ताकि वो डिस्टर्ब नहीं करे। तो ये कितना आ जाएगा? लैम्डा d डिवाइडेड बाय d, और ये वाला d यहाँ आ गया। सो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन d। ये क्या चीज है? एंगुलर विड्थ। ये शायद हमारे लेक्चर में नहीं आया था, तो इसको अब आप याद कर लेंगे। एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज, दिस इज एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। ये लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, अब हमको क्या क्या दिया गया है? 0.2 डिग्री किसकी वैल्यू? थीटा थी। 1 मीटर किसकी वैल्यू है? कैपिटल D की, जो हमको नहीं चाहिए। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 600 mm। व्हाट विल बी एंगुलर विड्थ ऑफ द इफ द होल एपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर? जब हम एपरेटस को वाटर में डालेंगे तो किस चीज में डिफरेंस आ जाएगा? इसमें क्या बदल जाएगा? वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो वेलोसिटी को तो हमको इसमें कोई यूज नहीं है, वेवलेंथ का है। तो ये वेवलेंथ अगर एयर में होती है तो हम उसका इक्वेशन लिखते हैं इन एयर। थीटा इन एयर इज इक्वल टू, देखिए पहले एयर में था फिर वाटर में गया, तो एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि पहले आप रिलेशन को एयर के लिए लिखिए, फिर उसी रिलेशन को वाटर के लिए लिखिए। तो थीटा इन एयर इज इक्वल टू
थीटा इन एयर इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ओके, फिर से थीटा इन वाटर इज इक्वल टू लैम्डा इन वाटर डिवाइडेड बाय डी इन वाटर। ठीक है, अब इससे बताइए थीटा इन वाटर कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? थीटा इन वाटर डिवाइडेड बाय थीटा इन एयर इज इक्वल टू हाउ मच? लैम्डा इन वाटर लैम्डा इन एयर। ओके, क्या आपको मालूम है लैम्डा इन वाटर अपॉन लैम्डा इन एयर, इसका म्यू से क्या रिलेशन है? हाँ, म्यू म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू मतलब म्यू ऑफ वाटर विद एयर विद रिस्पेक्ट वाटर। ठीक है, तो म्यू ऑफ वाटर से क्या रिलेशन हुआ? 1 अपॉन म्यू ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन वाटर। वेलोसिटी इन एयर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इन एयर, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इन वाटर। फ्रीक्वेंसी कैंसिल, तो म्यू वाटर किसके बराबर है? लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर। लेकिन ये क्या है? लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर। इसका रिवर्स हो गया, इसको हमने इन्वर्स कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 3 अपॉन 4। ये हमने क्या लिया? 1 अपॉन म्यू। म्यू की वैल्यू क्या है वाटर की? 4 अपॉन 3, तो ये क्या है? 3 अपॉन 4। अब इसमें हमको कुछ मालूम है क्या? थीटा इन एयर हमको मालूम है, दिया। थीटा इन एयर कितना दिया हुआ है? ये 0.2। थीटा इन वाटर अपॉन 0.2। तो थीटा इन वाटर कितना है? 3 अपॉन 4 इंटू 0.2। इसका कैंसिलेशन कर लीजिए, 0.12। सो दिस इज 0.3 अपॉन 2, 0.15। Theta in water is 0.15 degree. डिग्री। इसमें आप देख रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, ये हमने यूज नहीं किया। ठीक है, क्यों? आप इसको यूज कर सकते थे अगर आप लैम्डा इन वाटर निकालने के पीछे पड़ते। कैसे? आपने लिखा म्यू इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, लैम्डा इन एयर लैम्डा इन वाटर। उसके बाद लैम्डा इन एयर आपको दिख रहा है, हमको दिया गया है, तो इसको लिख दोगे। उससे क्या निकलेगा? लैम्डा इन वाटर। फिर उस लैम्डा इन वाटर को यहाँ लिखोगे, फिर लैम्डा इन एयर को यहाँ लिखोगे, फिर उनको कैंसिल करोगे। तो या तो हम इधर से लैम्डा इन वाटर लेकर आए और उसको यहाँ रखते हैं डायरेक्ट, या हम इसको फॉर्मूला में ही कन्वर्ट कर लिए। फॉर्मूला में क्या कन्वर्शन कर लिया? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, और इससे हमको ज्यादा आसान होता है। इसलिए पहले जो अपनी कैलकुलेशन है फॉर्मूला के बेसिस पर किया करिए, बहुत सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद उसकी
सिंबल्स रख के कोशिश करिए, डी डी लैम्डा, उसमें भी कुछ क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएगी। फिर लास्ट में जाके जब हमारा आंसर आता है सिंबल्स में, तब जाकर उसकी वैल्यू को रखा करिए। इससे आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबसे कम होंगी और गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप करते करते देखते हैं कि ये हमारा कहां पहुंच गया, 1/म्यू, इतना छोटा हो गया और म्यू की वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। ओके, फाइंड डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए एन क्या लेना है, 3। ये ए को बनाने जाते हैं, n इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 650 nm। डी और डी तो दिया नहीं है, डी और डी नहीं दिया है। A beam of light substantial wavelengths, this is to find distance of third from the screen from central for wavelength. Okay. A beam of light. वैसे ही सॉल्व किया। ठीक, तो अगर D और D नहीं दिया है तो हम अपने आंसर में उसको D और D ही लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, n लैम्डा d by d, so this will be 3 into lambda। lambda कितना लिखना है, 650 10 to the power minus 9 lambda into d by d। This is our answer। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके चाहे तो इसको 10 to the power -6 कर सकते हैं, -3 कर सकते हैं, मिलीमीटर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 to the power -9 d by d। और चूंकि ये d by d नहीं दिया है इसलिए हम लोग इसको ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस इज अवर आंसर फॉर ए। अच्छा, हाँ, ऐसे ही रहने देते। अब इसकी हाइट कितनी होती है, ये थर्ड फ्रिंज की है। अब हमको दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू मैक्सिमा व्हेन फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड। इसको कैसे बनाते हैं, ये देखिए 650 वाली की कुछ विड्थ होगी, फिर उतना ब्लैक आएगा, फिर इसकी विड्थ होगी, फिर ब्लैक आएगा, फिर विड्थ होगी। इसको सीढ़ी जैसे मानते जाएंगे। इसकी सीढ़ियां ऐसे चलती हैं, दूसरे की सीढ़ियां छोटी चलती हैं, एक की छोटी और एक की बड़ी। एक जगह ऐसे आएगी जो दोनों की हाइट बराबर आ जाएगी। तो आप उस नंबर को कैसे निकालते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे एक सीढ़ी की चौड़ाई 3 है, दूसरी की 4 है, तो ऐसा नंबर बताइए जिसमें दोनों इकट्ठी पहुंच जाए। 12 क्या निकाला आपने, वो क्या बोलते हैं, एलसीएम, क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम निकालना। ओके, किस किस चीज का एलसीएम निकालना है, विड्थ का, राइट। तो विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ फॉर 650 लैम्डा that is 650 d by d। Is it okay? Lambda d by d, ये क्या चीज है, width for 650। And how much is width for 520? 520। This is 520 d by d। अब कितनी हाइट पे जाकर दोनों एक साथ बनेंगे, तो क्या करना है, किसका एलसीएम निकालेंगे हम, 65 और 52 का निकालिए। अच्छा 13 से हाँ, 13 4 जा 13 5 जा, वेरी गुड। $260। Okay, so this is 2600 d by d। इतनी हाइट पर इसकी कौन सी
कौन सी फ्रिंज बनेगी बता सकते हैं? इससे इसको डिवाइड किया 4 टाइम्स, तो इसकी कौन सी बनेगी? 4th ब्राइट। इसकी कौन सी बनेगी? इसको इससे डिवाइड किया तो 5 टाइम्स हुआ, तो दिस इज 5th ब्राइट। डार्क नहीं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं फुल। ओके, तो इसकी 4th ब्राइट फ्रिंज कितनी हाइट पर बनेगी? कितनी हाइट पे बनेगी? फॉर्मूला रख के देख लीजिए, 4 × 650 कितना आ जाएगा? 2600। इसके केस में क्या करेंगे? 5 × 520 कितना आ गया? 2600। इसी को ही एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। ओके, सो दिस इज द हाइट, is the height where they will have bright fringe together. इसी क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा बदल के आती है। जैसे 650 की जहां 4th फ्रिंज बनती है, वहां पर 520 की कौन सी फ्रिंज बनेगी? ऐसा आंसर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आएगा कि अभी इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, तो हमारा आंसर क्या आएगा? लीस्ट डिस्टेंस इज 2600 t/d इज द लीस्ट डिस्टेंस। अगर ये आता which bright fringe is there at that height, तो हम क्या लिखते? For 650 it is 4th, for 520 it is 5th। इस तरह के आंसर होते, तो आंसर अलग अलग पूछे जा सकते हैं। मेथड याद रखिए, विड्थ निकालनी है और उसका एलसीएम निकालना है, राइट? उससे हमको क्या मिलेगा? कॉमन, जहां पे दोनों डिवाइड हो जाएंगे वहां पे फ्रिंज बनेगी, और उससे आप क्या निकाल सकते हैं? कौन सी फ्रिंज किस फ्रिंज से मैच करती है। जहां पर इसकी 4th बनेगी वहां इसकी 5th बनेगी। इसकी जगह ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाइट लाइट हमने भेजी, व्हाइट लाइट में सबकी लैम्डा सबका अलग अलग होता है, उसमें हमको दे दिया गया इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, और हमें पूछा गया कि ब्लू की जहां पर 7th फ्रिंज बनेगी वहां येलो की कौन सी फ्रिंज बनेगी, राइट? तो आपको उसका 7 × विड्थ करना है, फिर इसकी विड्थ निकाल के उससे डिवाइड कर देना है येलो की विड्थ को, तो पता लग जाएगा कि येलो की कौन सी फ्रिंज वहां पर बनेगी। तो इसी तरह से इन्हीं चीजों को घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्वांटिटीज यही रहती हैं, तो स्टोरी को आपको समझना होगा और कौन सा ऑपरेशन करना है ये निकालना है, किसको किससे डिवाइड करके क्या निकलेगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 6563 एंगस्ट्रॉम H alpha light emitted by hydrogen in a star is found to be redshifted by 15 angstrom। इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन की वहां से जो लाइट आती है और यहाँ हम अर्थ पर एक हाइड्रोजन की लाइट पैदा करते हैं, इन दोनों लाइट्स को हम स्पेक्ट्रम वाले मीटर पर देखते हैं यहाँ। तो ये अर्थ पे जो हमने हाइड्रोजन बनाया वो इस तरह का है, रेड और इधर में व्हाइट। ये हाइड्रोजन की लाइन H अल्फा यहाँ पर आती है, अर्थ पे हमने देखा। अब जिस स्टार से लाइट आ रही है वहां भी हाइड्रोजन ही लाइट भेज रही है, पर उसकी लाइट आती है और उसको हम स्पेक्ट्रम में देखते हैं, तो वो लाइट यहाँ आने की बजाय यहाँ दिखती है उसकी लाइन। तो हाइड्रोजन की ओरिजिनल लाइन यहाँ होनी चाहिए थी और हमको यहाँ पर मिलती है, यहाँ से यहाँ ये शिफ्ट हो गई है और किस तरफ शिफ्ट हुई है? रेड की तरफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट। यहाँ पर वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी अपीयर हो रही है वो कैसी है? लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी।
जब ऐसा होता है तो उसका मतलब है स्टार कैसे मूव कर रहा है, इट इज मूविंग अवे। ओके, अब हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला है? आपके पास इसका फॉर्मूला है शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी of relative velocity of the star divided by velocity of the light. This is Doppler's law in light. लेकिन हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, लेम्डा दिया है, तो ये हर इसको हम लेम्डा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसको लेम्डा में कन्वर्ट करेंगे तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी मींस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी माइनस न्यू फ्रीक्वेंसी। ओके, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमको दिया है, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी लाइट इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? द आंसर इज लाइट वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ये हमको मिलेगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। इससे हम इसको बना सकते हैं, what is this change in let us suppose there was a frequency nu1, there is frequency nu2, and the change in frequency is nu1 minus nu2, and nu is equal to v upon lambda, so this will be v upon lambda 1 minus v upon lambda 2 divided by nu is again original frequency nu1, so this we can write as v upon lambda 1, v upon lambda 1. Now you will see v is cancelled, so what we get here is lambda 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda 2. This is lambda 2 minus lambda 1, lambda 2 minus lambda 1 upon lambda 1 lambda 2, and this is lambda. कहाँ पर? ओके, अब फिर से देखिए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की चेंज, तो हमने क्या लिखा? v अपॉन lambda 1, nu1, nu2 क्या है? v अपॉन lambda 2, nu1 माइनस nu2, ये हमको क्या देता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा nu, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय nu को हमने क्या लिखा? v अपॉन lambda 1, ओरिजिनल वेवलेंथ कितनी थी? lambda 1। ओके, v कैंसिल हो गया, कॉमन निकाला, इसके साथ कैंसिल हो गया, दिस इज 1 अपॉन lambda 1, तो ये हमने लिखा 1 अपॉन lambda 1, और ये 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda 2, this should be equal to v upon c according to Doppler's law। और अब ये 1 upon lambda 1 को यहाँ से उठा के हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर आ गया into 1 upon lambda, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? lambda into c, और ऊपर क्या आ गया? तो अब हमारा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ। So this is now 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda 2 is equal to velocity upon lambda into c, which lambda is this? Original। ये फॉर्मूला इस तरह से बना। अब इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda 2। अगर हम चाहें तो इसको और एक स्टेप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का ये चेंज हो गया इस तरह से 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda 2 is equal to this, और इसको LCM निकाला, ये दिया v upon lambda 1 this is lambda 2 minus lambda 1 is equal to lambda upon c। ये फाइनल फॉर्म का बना। What is this? Change in wavelength। This is original wavelength multiplied by velocity।
तो ये जो एक फॉर्मूला बनता है इसको हम लोग याद कर लेते हैं ठीक उसी तरह से जैसे हमने ये फॉर्मूला याद किया होगा। ठीक है, दिस। तो ये सब डेरिवेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये फाइनल फॉर्मूला उसको आप याद रखिए कि ये उसका फाइनल फॉर्म आएगा। और अब इसको अप्लाई कर दीजिए। इसको जब हम अप्लाई करेंगे देन व्हाट डू वी गेट? λ2 minus λ1 change in wavelength. What is the change in wavelength? This is the change in wavelength. तो यहाँ पर हमको लिखना है 15 is equal to लैम्डा की वैल्यू, ये रही लैम्डा की वैल्यू 6563। ये है स्टार के मूव करने की वेलोसिटी जो हमको निकालनी है, वो लिखी रहेगी कि डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8। तो अब से आप याद रखेंगे, एक तो डॉपलर्स का ये फॉर्मूला है और इसको लैम्डा में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों को याद कर लीजिए। ओके, अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं और v की वैल्यू निकालते हैं तो v इज इक्वल टू 15 into 3 into 10 to the power 8 divided by 6563 और इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल कम टू 6.86 into 10 to the power 6, no 10 to the power 5 meter per second। इस तरह से ये सॉल्व होगा। सो दिस विल बी द वेलोसिटी और स्पीड विद व्हिच द स्टार इज रिसीविंग फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से स्पीड से दूर जा रहा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट हैज वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंट स्क्रीन इज 0.1 डिग्री। What is spacing between the two slits? इसमें एक चीज आई है जो शायद आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, हम लोगों से हो सकता है छूट गई हो। एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। ये एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज क्या होता है? एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज देखिए, ये स्क्रीन है जिस पर अल्टरनेट फ्रिंजेस बनी हुई है। लेट अस से दिस डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। इसके सामने दूर यहां पर इस तरह से ये दो ओपनिंग है, इन ओपनिंग से वेव जाती है और यहां पर बनती है। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। ओके, इसमें से ये वाली एक स्लिट लीजिए, भले ब्राइट हो भले डार्क हो, इसके दोनों किनारे ये दोनों एंड से इसके सेंटर पर या किसी भी जगह पर, थ्योरेटिकली सेंटर पर, यहां से लाइन ड्रॉ करिए। वन इज दिस एंड अदर इज, ये एक एंगल बनेगा अल्फा। ये एंगल कम या ज्यादा किस पर डिपेंड करता है? हाउ मच इज द विड्थ ऑफ द फ्रिंज। ये फ्रिंज है तो ये है फ्रिंज की विड्थ, और ये जब कम या ज्यादा होती है तो ये एंगल कम या ज्यादा होगा। तो इस एंगल का नाम है एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। समझ में आया? इसका नाम लीनियर विड्थ और इसका नाम एंगुलर विड्थ। ये एंगुलर विड्थ होती है। ओके, अब ये अगर एंगुलर विड्थ होती है तो हमने जो सिंबल्स पढ़े हुए हैं लैम्डा डी डी, उसमें ये कहां फिट होती है? ये वाला डेरिवेशन आपको थोड़ा सा चाहिए, अगर नहीं किया है हम लोग अभी उसको कर लेते हैं। एंगुलर विड्थ, लीनियर विड्थ के बारे में आप जानते हैं, ये लीनियर विड्थ कितनी होती है? ये तो आपको याद है, लैम्डा डी बाई डी। ओके, मान लीजिए ये लीनियर विड्थ है W।
So W is equal to lambda d by d। अच्छा, अब अल्फा को रेडियन में कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्फा एंगल इन रेडियन इज आर्क अपॉन रेडियस। वेरी गुड। सो आर्क ये ऐसा गया, ये रहा आर्क और ये रहा रेडियस, ये ऐसा घूमा। ओके, तो इसको कितना लिखना है हमने? W डिवाइडेड बाय D। ओके, दिस इज अल्फा इक्वल टू, अब ये W में इसकी वैल्यू रख दीजिए। दिस इज इक्वल टू W, ये वाली वैल्यू यहां ले आते हैं। सो दिस इज लैम्डा D अपॉन D इंटू दिस D, लैम्डा बाय, ये क्या है? एंगुलर विड्थ। तो आगे से हमको नोट कर लेना है, एंगुलर विड्थ अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। आप चाहें तो इस न्यूमेरिकल में इसको कैलकुलेट करिए, चाहें तो आप यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। वी नो दैट एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। ठीक है, ये लैम्डा बाय डी। तो जितना डी छोटा होगा उतना इस एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना फ्रिंज बड़ा बनेगा। सो दिस इज एंगुलर विड्थ फॉर्मूला। अब इस एंगुलर विड्थ फॉर्मूला से आपने इसको बनाना है। अब इसमें ये बताइए कि हम वैल्यूज कैसे रखेंगे, कितनी कितनी रखें? लैम्डा की वैल्यू कितनी रखनी है? 0.1 लैम्डा 600 नैनोमीटर। हर चीज आपको एसआई सिस्टम में काम करना है। ये हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाय D, स्मॉल d। ओके, ये हमको निकालना है, अननोन स्मॉल d। और क्या मालूम होना चाहिए? अल्फा। अल्फा कितना है? एंगुलर विड्थ 0.1, लेकिन इसको आप 0.1 नहीं लिख सकते क्योंकि 0.1 डिग्री है एंड डिग्री इज नॉट एसआई यूनिट। हमने क्या यूज किया है? आर्क अपॉन रेडियस, और वो कैसे बनता है यूनिट? रेडियन। सो यू मस्ट कन्वर्ट 0.1 डिग्री इनटू रेडियन। कितना होगा बताइए? यस, पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो याद रखिए, पाई रेडियन में 180 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा रेडियन कितना बनाएगा? अल्फा इंटू पाई रेडियन में, नो सॉरी उल्टा हो गया, 180 डिग्री, इधर डिग्री रखनी है हमको। 180 डिग्री में पाई रेडियन, देयरफॉर अल्फा डिग्री में पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अब यहां पर जो अल्फा की वैल्यू है उसको हम रखेंगे, दैट इज 0.1। तो ये हमने रखा 0.1 इंटू पाई अपॉन 1। अब इसमें देखिए अननोन क्वांटिटी कौन सी बची? डी। यही हमको निकालना है, तो इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके बताइए डी की वैल्यू कितनी आई। 3.4 into 10 to the power -4 मीटर। ठीक है, जिसका नहीं आया कैलकुलेट फिर से करिए, आ जाएगा। डिस्कशन ज्यादा है तो हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। आई विल सिंपली राइट द कंडीशन। पहला है, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट width of the slit is made double the original width. How does this affect the size and intensity of the central diffraction band? इसका ये मतलब है कि ये हम डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये वाली जो विड्थ है इसका हमने क्या नाम दिया था? A। अगर हम इसको 2A कर दें तो इसके सामने
ये जो सेंट्रल राइट बनेगा, इस सेंट्रल की विड्थ में क्या डिफरेंस आएगा, और जो इसकी इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी जो कि पहले इतनी हाई हो रही थी, क्या अभी भी यहाँ पर इतनी इंटेंसिटी होगी या और ज्यादा लाइट यहाँ पर तेज हो जाएगी? क्यों? क्योंकि पहले जब आपने उसकी विड्थ ए रखी थी तो मान लिया एक विंडो खुली थी, अब हमने दोनों ऐसे खोल दिए, दो विंडो, तो कितना हो गया 2a, तो लाइट ज्यादा होगी कि नहीं होगा? ओके, तो दूसरी चीज उसकी विड्थ चौड़ी होगी कि नहीं होगी? ओके, फॉर्मूला क्या है सेंट्रल फ्रिंज विड्थ का? फॉर्मूला लैम्डा, हाँ 2 लैम्डा अपॉन, राइट। नीचे डिनोमिनेटर में कौन है? ए को अगर हम डबल कर देंगे तो विड्थ का क्या फॉर्म? हाफ हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो क्लियर है बिल्कुल। तो हमारा विड्थ का फॉर्मूला क्या था? विड्थ इज इक्वल टू जो भी था यहाँ पे एंड लैम्डा अपॉन ए, ये आता है। इसको हमको रिलेशन इन दोनों का देखना है। ए को अगर हम 2a कर देंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा? हाफ। तो इसकी विड्थ कैसी हो जाएगी? हाफ। ओके, ये विड्थ के बारे में हो जाएगा हाफ। अब इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी? 4 टाइम्स। क्यों? ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है। और किसके प्रोपोर्शनल? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में क्या अंतर आ गया? तो नया वाला 2a हो गया, तो 2a कैसे? सीख तो पढ़ना है। ओके, नहीं, आंसर ठीक है, थोड़ा रीजनिंग को ठीक से समझिए। अगर हम विंडो की चौड़ाई को बढ़ा देते हैं, एक विंडो और दो विंडो, इसमें किस चीज का अंतर आता है? हमको मालूम है लाइट ज्यादा अंदर आती है, जिसको हम ये बोलते हैं कि लाइट ज्यादा अंदर आती है। ये फिजिक्स की कौन सी टर्म है? तो आंसर नो, हाँ इंटेंसिटी। पर ये जो लाइट ज्यादा अंदर आती है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड, ये जो वेव अंदर आती है, सपोज ये इतना एम्पलीट्यूड है, जब हम दो पत्तियां खोल देंगे तो ये ऐसे आएगी। ये वाला अगर ए है, ए, तो ये कितना होगा? 2a। याद रखिए, ये हमने एक खिड़की खोली है, एक विंडो खोली है, और ये दो विंडो खोली है, और ये हाइट ऐसे बढ़ गई 2 टाइम्स। अगर हाइट ऐसे 2 टाइम्स बढ़ जाती है तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो इंटेंसिटी विल इंक्रीज 4 टाइम्स। ओके, अब से दूसरा क्वेश्चन समझिए। इन व्हाट वे इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू इंटरफेरेंस पैटर्न इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न। और सिंगल स्लिट पैटर्न, सिंगल में क्या होता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, इन दोनों का अंतर। फिर से सुनिए, इन व्हाट वे इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट? यहां से एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बना, यहां से भी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बना। दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न किससे बनता है? एक स्लिट। इस एक ने भी बनाया, इस दूसरे ने भी बनाया। ओके, इन व्हाट वे इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? तो यहां पर इसकी ये जो ऐसा बना, ये इसका सेंटर है, और यहां पर इसकी ब्राइटनेस कैसी होगी? तो ब्राइटनेस ग्राफ हमने बनाया। ब्राइटनेस ग्राफ यहां पर कैसे बनता है? कल आपने पिछली क्लास में बनाया। इफ दिस इज सेंटर, किसकी बात कर रहे हैं हम? डिफ्रैक्शन। ये अगर सेंटर है तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह का बनता है, और
ये इसका एनवलप, ये कौन सा पैटर्न है? डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम ए सिंगल स्लिट। इसने यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया, तो यहां पर हमने ये डार्क पॉइंट, ये फर्स्ट डार्क ऊपर, फर्स्ट डार्क नीचे, तो यहां से हमने एनवलप बनाया और इसके अंदर ये ऐसा बना। ये बना S1 का डिफ्रैक्शन पैटर्न, S1 के कारण डिफ्रैक्शन ऐसे ही बनाया। अगर आप बाकी सबको मत देखिए, ये एक ओपनिंग है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बना। इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा, और ये यहां से शुरू होगा, ये इसका सेंटर है, तो इस सेंटर में ये बनेगा ऐसा। और ये यहां से इस तरह से, ये एनवलप पहले का देखिए, ये एनवलप दूसरे का देखिए। ये इस क्या बताते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इस स्पेस में ये दोनों आते हैं, ये भी और ये भी, तो यहां पर ब्राइटनेस कैसी हो जाएगी? ज्यादा। यहां पर ये अकेला पड़ गया, ब्राइटनेस कैसी हो जाएगी? कम। और यहाँ पर भी ब्राइटनेस कम, और बीच में ब्राइटनेस ज्यादा, क्योंकि दोनों से आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमको ये कैसा मिलता है? इस तरह से। और ये हमने पढ़ा है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में हमको फ्रिंजेस कैसी मिलती? ऐसी। This is brightest point, this is next fringe, this is dark, this is dark. इस पर ध्यान दीजिए, ये कहां बन चुका है? यहां बन चुका है। This is this and this is this. दिखता है? तो इंटरफेरेंस पैटर्न किससे बनता है? डिफ्रैक्शन से बनता है। क्यों? एक स्लिट हमेशा क्या बनाती है? डिफ्रैक्शन। दो स्लिट बनाओगे तो दो डिफ्रैक्शन, लेकिन दो स्लिट से जो बनता है उसका नाम हमने क्या रखा? इंटरफेरेंस पैटर्न। जबकि वो क्या है? दो डिफ्रैक्शन का सुपरपोजिशन। और इससे हमको समझ में आता है कि दो डिफ्रैक्शन का सुपरपोजिशन होता है तो कौन सी फ्रिंज बनती है? इंटरफेरेंस फ्रिंज बनती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, when two slits are there, they will make their own diffraction patterns. These two diffraction patterns will superpose each other and will make one pattern, and that pattern is known as interference fringe. ये interference की fringe बनी। समझ आ गया? So this is the relation between interference fringe and diffraction. इसको सुनिए। When a tiny circular obstacle is placed in the path of a light from a distant source, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle. Explain why. इसका ये मतलब है कि there the source is at large distance. That means rays coming are parallel, or the wavefronts coming are. Yes, these are plane wave fronts and the rays are parallel. यहाँ पर हमने एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा, इसके रास्ते में ऐसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा, और यहाँ पर स्क्रीन रखी। स्क्रीन पे हम क्या देखते हैं कि ये इसकी शैडो बनती है। यहाँ से लाइट आएगी ऐसे, यहाँ से लाइट आएगी। ओके, अगर हम स्क्रीन, और इनका ये कहना है कि उसके सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट बनता है। ये कैसे हो सकता है कि उसके सेंटर में ब्राइट स्पॉट बनता है? क्यों होता है? लेट अस थिंक।
नहीं। देखिए यहां से इसका पैटर्न कैसे जाएगा, डिफ्रैक्शन के कारण ये लाइट ऐसे बेंड होती है, यहां से ये शैडो की तरफ बेंड होती है। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी नोन एज डिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी हमने यहां पर स्क्रीन को रखा, स्क्रीन को थोड़ा पीछे करते हैं। अगर हम स्क्रीन को यहां पर लेकर आते हैं, ओके, यहां पर स्क्रीन को लेकर आएंगे या थोड़ा सा और पीछे कर दो, यहां लेकर आते हैं स्क्रीन, तो स्क्रीन पर हमको क्या दिखेगा, इधर से ये वेव फ्रंट्स आगे बढ़ रहे हैं, ये, और ये वाले वेव फ्रंट यहां पर रुक गए, पर ये वाले वेव फ्रंट तो आगे आ रहे, तो ये वाले वेव फ्रंट ऐसा जाके यहां पड़े, ये वाले वेव फ्रंट ये यहां से ऐसा गए और यहां गए, यहां से यहां तक स्क्रीन पर ये वेव फ्रंट इधर का पूरा आया है, तो ये एरिया कैसा होगा, टोटली ब्राइट। यहां से यहां तक आया है, ये भी कैसा होगा, टोटली ब्राइट। यहां से ये लाइट ऐसे डिफ्रेक्ट होके मुड़ गई है, तो ये भी कैसा होगा, ब्राइट। पर यहां पर क्या बनेंगे, व्हाट वी विल गेट, फ्रिंजेस हियर, थोड़ा सा ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसा। तो इस जगह पर यहां पर कैसा होगा, वेरी लाइट शैडो, बट देयर विल बी ए शैडो व्हिच विल बी वेरी लाइट शैडो। ओके, जैसे कि आप देखिए ये डार्क है शैडो, और ऐसा लाते जाएंगे तो शैडो लाइट हो जाता है। उसी तरह से यहां पर लाइट शैडो, इधर नीचे से देखिए यहां तक की जो रेज है ये तो सीधी गई, तो इधर तो फुल ब्राइटनेस है, पर यहां पर फुल ब्राइटनेस नहीं है, क्योंकि इसके सामने ये जो वेव फ्रंट आया था, ये वेव फ्रंट इससे ब्लॉक हो गया। इसको लाइट कहां से मिली, ये वाली वेव जो है ऐसे मुड़ के गई, लेकिन इसके सामने वाली वेव यहां से, ये वाली जो वेव आ रही थी, इतना टुकड़ा, ये टुकड़ा तो ब्लॉक हो गया यहां पे, तो इसकी एनर्जी सामने नहीं गई, इस टुकड़े की एनर्जी ऐसे डिफरेंट हुई और ये यहां पर फैल गई। तो अब बताइए, इस पूरे में ब्राइटनेस और इसमें ब्राइटनेस एक समान होगी कि अलग होगी, नीचे वाले की फुल ब्राइटनेस और इसकी ब्राइटनेस कम, इसकी ब्राइटनेस भी कम, तो इसके कंपैरिजन में इसकी ब्राइटनेस कम है, इसके कंपैरिजन में इसकी ब्राइटनेस कम है, तो यहां पर क्या बनेगा, एक स्पॉट बनेगा। कैसा स्पॉट होगा, इट विल नॉट बी ए ब्लैक स्पॉट बट इट विल बी ए ग्रे स्पॉट। ग्रे समझ रहे हैं, 50%, ओके, यहां से 50% ब्लैक, 50% व्हाइट, 50% ब्लैक, 50% व्हाइट, नीचे से भी 50 ब्लैक 50 व्हाइट, 50 ब्लैक 50 व्हाइट। अब इस जगह के बारे में बात करें, ये यहां से लाइट गई है, मुड़ी, तो ये जगह कैसी है, 50% ब्राइट, ये लाइट यहां से मुड़ी, ये भी कैसी है, 50% ब्राइट, लेकिन यहां पर ये दोनों में आ गए, तो यहां की ब्राइटनेस कैसी हो गई, 100%। तो ये एरिया कैसा रहा, 50% व्हाइट 50% ब्लैक, ये वाला 50% व्हाइट 50% ब्लैक, और ये वाला ये ऐसा एरिया है, बीच का एरिया कैसा दिखता है, 100% व्हाइट, और ये वाला 50% व्हाइट 50% ब्लैक। तो हमको क्या दिखेगा, देयर इज ए शैडो। शैडो क्यों दिखेगी, क्योंकि ये भी कैसा है, 100%, ये भी कैसा है, 100%, यहां से यहां तक कितना है, 50%, यहां से यहां तक 50% ब्राइट, और इतनी सी जगह में फिर कैसा हो गया, 100% ब्राइट।
अब इसको रिंग की शक्ल दे दीजिए, सर्कल बना दीजिए, तो कैसा दिखेगा ये? देयर इज ए डिस्क और डिस्क के बीच में कैसा है? ब्राइट। समझ में आया? इस तरह से जब हम राउंड ऑब्जेक्ट को रखते हैं और स्क्रीन को पीछे करते जाते हैं तो एक जगह ऐसी आएगी कि वहां पर हमको क्या दिखेगा? यस, देयर इज ए शैडो बट देयर इज ए व्हाइट स्पॉट यस एट द सेंटर। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर सी। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। Two students are separated by 7 meter partition wall in a room which is 10 meter high. If both light and sound waves can bend round the obstacle, how is it that the students are unable to see each other even though they can converse easily? दो स्टूडेंट्स के बीच में दीवार है और दीवार से वो दोनों बातचीत तो कर सकते हैं पर एक दूसरे को देख नहीं सकते। देखने के लिए उधर की लाइट वेव इधर आनी चाहिए, साउंड के लिए उधर की साउंड वेव इधर आनी चाहिए। हमको मालूम है डिफ्रैक्शन होता है। तो जब बीच में एक वॉल रहती है और उसके एक तरफ ये वॉल है, दिस इज वी आर डूइंग डी, ये एक वॉल है और वॉल के दोनों तरफ ये दो स्टूडेंट इधर बैठे हैं एंड व्हेन दे स्पीक तो ये वेव यहां जाती है और यहां जाकर ये डिफ्रैक्ट होती है। किधर डिफ्रैक्ट होगी? टुवर्ड्स द शैडो एरिया। तो ये टुवर्ड्स शैडो एरिया ऐसे डिफ्रैक्ट होता है। इसको साउंड आ गया, ऐसा गया और इधर ऊपर से तो ये इधर जा ही रहा है, ये पूरे में साउंड आ जाता है। लाइट जब जाएगी, यहां से लाइट की वेव भी गई है, ये जो लाइट की वेव यहां पहुंचती है तो लाइट भी डिफरेंट होती है, पर ये लाइट यहां से ऐसे डिफरेंट होती है, बस इतनी नहीं होती। तो इसको इसकी आंख में लाइट नहीं आई तो इसको ये दिखाई नहीं। अब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि साउंड ज्यादा बोलता है और ये कम बोलता है। इसके लिए फॉर्मूला आपको बताना है। मुड़ना किस फॉर्मूले में आया था डिफ्रैक्शन के? दैट इज थीटा। पी का एलिवेशन थीटा, उस वो किसके इक्वल होता है बताइए? वाई नहीं, लैम्डा से लैम्डा बाई ए। तो थीटा साइन थीटा दैट वाज थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। व्हाट इज दिस लैम्डा? वेवलेंथ। वेवलेंथ लाइट की कितनी होती है? लाइट की नैनोमीटर्स में होती है। अभी हम न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, सब में क्या आ रहा है? 600 नैनोमीटर। ये उसका ऑर्डर है 10 to the power -7। साउंड वेव की स्पीड क्या होती है? 330 मीटर पर सेकंड। ओके, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है? नहीं मालूम है। हम जो बोल रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी है 400। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 400 है और उसकी स्पीड 330 होती है तो v अपॉन फ्रीक्वेंसी करिए, दैट इज 330 अपॉन 400, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। तो उसकी वेवलेंथ कितनी आ गई? अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। और लाइट की कितनी होती है? तो जब हम साउंड के लिए थीटा बनाएंगे तो यहां पर क्या रखेंगे? 1। और जब लाइट के लिए बनाएंगे तो क्या रखेंगे? हाँ, तो दोनों का जो थीटा है बेंडिंग, उसमें कितना डिफरेंस है? 10 to the power -7, 1 लाख 10 लाख। तो साउंड वेव लाइट वेव से कितनी ज्यादा होती है? 10 लाख टाइम्स। दैट इज पूरा ही मुड़ जाती है। इसलिए यहाँ का साउंड ऐसा पूरा मुड़ के नीचे आ जाता है, इधर वाले को साउंड सुनाई पड़ता है, पर लाइट वेव इतनी नहीं मुड़ सकती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है।
तो शॉर्ट इन वन लाइन आंसर आप क्या लिखेंगे? द बेंडिंग ऑफ द लाइट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए. Lambda for the light is to the order of 10 to the power minus 7. Lambda for sound is 10 to the power 1. Therefore, sound bends by nearly 10 to the power 7 times compared to how the light bends. Therefore, the sound almost bends completely. इसलिए हमको साउंड हर जगह सुनाई पड़ता है. एक कमरे में आवाज करेंगे, साउंड ऐसा मुड़ मुड़ के सब तरफ पहुंच जाएगा. लाइट उतना नहीं मुड़ेगी, बहुत कम मुड़ेगी, मुड़ेगी थोड़ी सी लेकिन बहुत कम. ओके, इज इट क्लियर? 10.1 Two towers on top of hill are 40 km apart. Line joining them pass 50 meter over a hill, halfway between the two towers. What is the longest wavelength of radio wave which can be sent between towers without appreciable diffraction effect? ये कौन सा चैप्टर है? वेव्स. ठीक है, क्योंकि वेव दिख रहा है, वेवलेंथ दिख रहा है. अब उसमें कौन सा टॉपिक है पहचान? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. यहां पर हमको प्रॉब्लम होता है. फॉर्मूले हमने सब याद कर लिए, लेकिन स्टोरी को देख के हमको समझना है कि यहां लगाएंगे क्या. कंफ्यूजन होता है. देखिए यहां क्या लगेगा? द रेडियो वेव कैन बी सेंट बिटवीन टॉवर्स विदाउट. थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए. कहीं आपने पढ़ा है डिफ्रैक्शन इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, डिफ्रैक्शन इफेक्ट नहीं एप्लीकेबल होता है, रे ऑप्टिक्स एप्लीकेबल होता है. याद आया? करेक्ट नहीं? डिफरेंस कौन सी? यस, एक डिस्टेंस पे रे ऑप्टिक्स खत्म होता है और वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है. उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फ्रेस्नेल डिस्टेंस. अच्छा, अब इसका डायग्राम कि अगर यहां पर हिल पर ये दो टॉवर हैं, ये दो टॉवर, टू टॉवर्स ऑन टॉप ऑफ 40 किलोमीटर अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर और इसके सेंटर में यहां एक हिल है. ये वाला डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर. लाइन ज्वाइनिंग देम पास 50 मीटर अबव ए हिल. ये 50 मीटर हम क्या चाहते हैं कि यहां का सिग्नल यहां ऐसे चला जाए, स्ट्रेट लाइन खींचने से चला जाए. अगर वेव ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाती है तो ये कौन सा ऑप्टिक्स है? रे ऑप्टिक्स की वेव ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स. अगर हम ये कहेंगे कि यहां से वेव चली और ऐसे टकरा गई, इधर नहीं पहुंची, क्यों? क्योंकि वेव में क्या होता है? डिफ्रैक्शन. यहां टकरा गई तो यहां कौन सा ऑप्टिक्स लगा है? वेव ऑप्टिक्स. राइट. अब ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे, किस पर डिपेंड करता है? फ्रेस्नेल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. क्योंकि अगर ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस फ्रेस्नेल डिस्टेंस से कम है तो क्या लगाएंगे? रे ऑप्टिक्स. सीधा निकल जाएंगे. अगर ये वाला डिस्टेंस फ्रेस्नेल डिस्टेंस से ज्यादा है तो क्या लगेगा? वेव ऑप्टिक्स. ये इससे टकरा जाएगी. थोड़ी थोड़ी बात आ रही समझ में? तो हमको क्या लगाना है? फ्रेस्नेल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. हमको रे ऑप्टिक्स लगानी है. हमको रे ऑप्टिक्स लगाना है और रे ऑप्टिक्स की शर्त क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द सोर्स कितना होना चाहिए. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है. तो बताइए, हाँ, कितना फ्रेस्नेल का फॉर्मूला बोलो? Z इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन लैम्डा. लैम्डा तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि रेडियो वेव्स के लिए कौन सा लैम्डा यूज करें. इसका मतलब हमको क्या क्या पता होना चाहिए? Z और A. ये कहा
और ए कहां? ए ओपनिंग, आपके पास कितनी ओपनिंग अवेलेबल है? यस, ये ओपनिंग, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे ब्लॉक है। और हम ओपनिंग कैसे बनाते हैं? यहां से वेव्स ऐसी जाती हैं, ये क्या चीज है? ब्लॉक, ये ब्लॉक है और ये ओपनिंग है। ब्लॉक के ऊपर जितनी हमको ये जगह मिलती है, ये क्या होती है? ओपनिंग ए। यहां ब्लॉक के ऊपर कितनी जगह मिली? 50 मीटर, दैट इज ए। समझ आया ए कैसे होता है? ब्लॉक के ऊपर की स्ट्रेट लाइन करो, जो ऊपर जगह मिलती है, दैट इज ए। तो ये है ए। अब जेड, हम क्या चाहते हैं कि यहां से यहां तक इसका नेचर कैसा रहना चाहिए? स्ट्रेट। यहां से निकल गया, फिर फैल जाए या सीधा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा z कहां होगा? 20 की 40? 20। ठीक है, तो जरा देखिए आंसर मिलता है कि नहीं। z को कितना लेंगे? 20, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि यहां तक कौन सी ऑप्टिक्स एप्लीकेबल होनी चाहिए? रे ऑप्टिक। उसके बाद भले ही ऐसे जाके मुड़ जाए, नो प्रॉब्लम। अब बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इसको 20 लेते हैं, 20 वॉट किलोमीटर, 8 मीटर आएगा। कितना आया? 8 मीटर। 8 मीटर से आया है। लैम्डा इज इक्वल टू 8 मीटर। 8 यस। 8 मीटर। क्या आंसर? Well, 12.5 that is 1/8 मीटर। 1/8। देखिए, ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन z। a स्क्वायर को कितना लेना है? 50 इंटू 50, और z को कितना लेना है? 20,000। Yes, 1/8. 1/8 meter, and 1/8 meter is equal to 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तरीका समझ आया? देखिए कहां की चीज कहां जाकर फिट होती है। न्यूमेरिकल बनाने का ये एक बेनिफिट है। एंड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स आर वेरी गुड इन द सेंस कि कैसे चीजें अप्लाई होंगी वो हमको बताता है। So this is Fresnel's test.